अल्लाह करीम के नाम से अपनी बात का आगाज करते हैं। सारी तारीफें सारी शानें उस वहदहु ला शरीक उस रब्बुल आलमीन की है, और फिर दुरूद सलाम है मेरे और आपके आका नबियों के इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल और औलाद पर। इमिग्रेशन कवानीन के हवाले से आपके सवाल आते हैं और उन सवालात को कानून यूनान का इमिग्रेशन कवानीन किस नज़र से देखते हैं लिखते हैं। आजकल बड़ा जोर जोरा है कि अक्सर बेशतर आप में से शहजादे पूछते हैं कि जावेद साहब वो वेव्योसी बन रही है ब्ले नीली, वो कोई कहता है 500 में बन रही है, कोई कहता है 1000 में, कोई कहता है 3000 यूरो दिए मैंने, तो क्या वो वेव्योसी ठीक है, क्या वो बनवा लूं? और इस तरह के सवालात हैं और इसी से ही आगाज करते हैं। इसके बाद फिर आपके सवालात और उनका लुबे लुबाव लेता हूँ। यूनान की हालत हाज़िर क्या है, वो इलेक्शंस भी पता ना हुए और 21 मई को, और अब बरसरे इक़्तिदार वही जमात तकरीबन अक्सरियत में है जिसने नया डेमोक्रेटिया, जिसने पहले जो वज़ीर आज़म जनाब क्रियाकोस में चौथा की है, वही जमात जो है 21 मई में भी अक्सरियत उसने हासिल की और भारी अक्सरियत हासिल की, लेकिन वो 146 वोटों सीटें उन्होंने जीती थी, 151 सीटें चाहिए थी। तो अब 25 जून को दोबारा इलेक्शंस होंगे और बहुत ज्यादा वाज़े तवक्को यही है कि यही जो जमात, यही हुकूमत मौजूद जो है, यही बरसरे इक़्तिदार आएगी। अच्छा, डिपोर्ट का भी सिलसिला जारी है और मुसलसल गिरफ्तारियां और कैंपों से जबरन डिपोर्ट करना वो भी जारी और सारी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वाल के करीब प्रदेश में मजदूर जब आते हैं अपना सब कुछ बेच के आते हैं और माओ बहनों बेटियों के जहेज तक बेच के आते हैं, इस आस उम्मीद पर के जाएंगे और इंशाल्लाह मेहनत करके मजदूरी करके फिर दोबारा इन सब को बना लेंगे। तो हकीकतन बड़ा कठिन और बहुत ही तकलीफ दे एक मसला बन जाता है जब कोई मजदूर बच्चा इस आस उम्मीद पर आता है कि मैं ये कर लूंगा और उसके बाद इस तरह की सख्ती का सामना उसे करना पड़ जाता है। पाकिस्तान में वीजे क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं, पेपर कैसे बन सकते हैं और किन पेरिफेरियाज में क्या चल रहा है, अभी मैक्रोन लेना है और इम्तिहानात जो हैं, बड़े सारे साथी पूछते हैं कि जनाब वो A2 के इम्तिहानात कब होंगे। वो बताता चलो इसी सवाल से शुरू कर लेते हैं। A2 के जनाब इम्तिहानात अभी तक का हाल हुकूमत यूनान की तरफ से कोई ऐसी प्रेस रिलीज वाज़े जारी नहीं की गई जिसमें बताया गया हो कि इम्तिहानात कब होंगे। हाँ, एस्टिमेटेड टाइम तरतीब 1-2 मेल्स वगैरह एक राब्ते से आगाही हुई है कि अक्टूबर और नवंबर के आगाज में, अक्टूबर के आखिर में और नवंबर के आगाज में वो जो ग्रीक लैंग्वेज एलिनोमाथिया के इम्तिहानात हैं वो इंशाल्लाह होने जा रहे हैं। ये इतलाआत हैं, अब बाकायदा प्रेस रिलीज या बाकायदा कोई ऐलान इस सिलसिले में नहीं सामने आया। तो बहरहाल तैयारी रखें, ताकि अगर तैयारी रखेंगे तो इंशाल्लाह बफज़ल ताला फिर बड़े प्यार से मोहब्बत से आराम से आप उस सिस्टम में शामिल हो जाएंगे। और बड़े सारे बच्चे, बड़े सारे नौजवान आज बाजार से गुजरा था तो वो भी पूछ रहे थे कि जनाब मैंने तो पहले ही पैसे फीस जमा कराई हुई है और मेरा रोल नंबर ज्यादा था, जिसकी वजह से कुछ लोग रह गए, मैं भी रह गया हूं, तो इनको भी जाहिर है जो पिछली दफा के रह गए उनको इस दफा शामिल कर लिया जाएगा। इस तरह ही तवक्को है। ये बड़े सालों के बाद चूंकि वो ज्यादा अफराद ने एडमिशन भेज दिया था जिसकी वजह से कुछ लोग रह गए थे। बसूरत दीगर तो हर साल ऐसा होता है कि जितने भी लोग एडमिशन भेजते हैं उन सब का इम्तिहान ले लिया जाता है, वो इम्तिहान में शामिल हो जाते हैं, लेकिन इस दफा नहीं ऐसा हो सका। अच्छा, तो वो शुरू करते हैं इस सवाल के बाद दूसरे सवाल से
जो मुझे बहुत ज्यादा फिक्रमंद भी करता है, और बार बार कहने के बावजूद यकीन करें कि वो एक तो होता है ना कि कोई बंदा किसी को ढूंढ के लूट ले। मैं यकीन करें ऐसा मंजर देख रहा हूं कि हर बंदा ऐसे पैसे पकड़ के ना तो जनाब दौड़ रहा है कि भाई अल्लाह ताला माफ करे, भाई मुझसे ले लो पैसे, लूट लो बस। वो इंसान लुटता कैसे है मेरे बच्चों, ऐसा ना किया करे। अब आप हर फर्द दूसरा बच्चा ये पूछ रहा है, और मैं इस पर इंतहाई अफसोस का इजहार कर सकता हूं कि जब बार बार हजार बार मैं कह चुका हूं और फिर हर बार मुझे कहना पड़ता है कि ये जब आप पूछते हैं कि 500 रुपए में, 500 यूरो में, यूरो को आप रुपए कहते हैं, वो विवेसी बन रही है, क्या वो लीगल है, क्या वो ठीक है? तो मेरे बच्चों, मेरे रिश्तेदारों, बहुत प्यारों, गुजारिश ये है कि कानून अगर होता तो सबके लिए ऐलान हो जाता। ये आपका वो जो चचाजाद है, आपका जो सजन बेली है, आपको लूटने वाला वो बच्चा जिसने सारी जिंदगी मादरस से 2 नंबर ही किया, वो 50 यूरो में वो विवेशी आपको ले दे, या 500 में, या 5000 में, वो सनद से 2 नंबर है अक्सो बेशतर। अब किस कैटेगरी में उसने की है, कैसे उसने की है, कहां वो गया है, क्या प्रोसेस किया है, अक्सर बेशतर 90% से ज्यादा वो तमाम विवेशियां 2 नंबर है। अगर वो विवेशी 50 यूरो में आपने लिए, या 500 में, या 5000 में, वार्निंग के तौर पर आपको गुजारिश करता चलूं कि नया कोदिका मितानास तेप्सी में ये कानून बार बार बता चुका हूं, फिर एक दफा बताता हूं, क्योंकि अभी तक आपको इस बात की शायद समझ आनी बाकी है कि कानून कहता है कि अगर आप अब 2 नंबरी करेंगे तो अगर आपके पास मुकम्मल 7 साल के सबूत दुरुस्त भी मुयसर हो तो आप 5 साल तक अपने पेपर्स नहीं बनवा सकते। बड़े सारे बच्चे, कल एक बड़ा भोला भाला बच्चा आया हुआ था, तो उसने 5 साल के सबूत के साथ 2 सबूत 2 नंबर लगाए, 2000 यूरो दिया, जो भी दिए। उसके बाद वो बच्चा, अब उसका 1.5 साल से 2 साल से, पता है ना आपको, वो फिंगर आने में टाइम लग रहा है और ताखीर बड़ी हो रही है मुख्तलिफ मामला प्रोसेस में। तो वो बोला वाला शहजादा बच्चा वो कहता है कि जावेद साहब वो मेरा आ नहीं रहा, तो जिसकी वजह से मैंने वो 2 नंबर एक वेबोसी पे अपने एनसी में लगा ली है, और अब वो मेरा दिल कर रहा है ये जो है ना वो वेबोसी जो 500 यूरो वाली बनती है वो बनवा लो। मेरे बच्चों, इतने बोले ना बने, इतना अपने आप को ना गिराएं, इतना ना होशियार बने कि ये यकीन करें ना होशियारी है, ना चालाकी है, ना जहानत है, ना फायदा है, ना नफा है। ये खुल्लम खुली गुमराही है और खुल्लम खुली आंखें बंद करने वाला काम है कि जिस गड्ढे में गिर जाए, आप कहते हैं आज का दिन अच्छा गुजर जाए, कल की मुझे फिक्र नहीं। मेरे बच्चों, कल की ही तो फिक्र आपने करनी है, कल को ही तो आपने संवारना है, बचाना है। और अगर आप ये कहते हैं कि आज तो मेरे पास काम मिल रहा है तो मैं काम के लिए वो वेबोसी बना लूं, तो फिर आपने अगर बहुत ही ज्यादा किसी की भी नहीं सुननी, किसी सूरत भी नहीं बचना, तो फिर वो वेबोसी 10-20 यूरो की बना ले। फिर वो 1000 यूरो बनाने की क्या जरूरत है, 2000 यूरो देने की क्या जरूरत है, क्यों? तो इस तरह अगर आपने जुर्म ही करना है, क्राइम ही करना है, आपको कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, तो फिर 10-20 यूरो में वो 2 नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक साइट पे आप भेज देंगे तो वो जनाब आ जाएगा, जो आप वो इस्तेमाल कर लें। सवाल आपका ये होता है मेरे रिश्तेदारों कि वो ऑनलाइन शो भी होती है, उस पर सफर भी होता है और वो नजर आती है, वो ठीक है। मेरे बच्चों, मेरे रिश्तेदारों, प्यारों, गुजारिश ये है कि जब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है, आप कोई भी बोगस तरीन लेटर्स लगा के, पेपर्स लगा के भेज देंगे, जब तक आपकी फाइल चेक नहीं होती, आप वो सिस्टम तो नहीं रहा कि सारे पेपर मुतल्लिका अफसर के सामने रखे, उसने देखे ये क्या है, ये क्या है। वो तो कभी जाके देखेगा 2 माह बाद, 6 माह बाद, 1 साल बाद।
तो जब वो 2, 4, 6 माह बाद देखेगा तो तब वो रेड जोन लगा के वो कहेगा ये क्या चीज है, तो फिर वो ऑब्जेक्शन करेगा और फिर कहेगा कि ये तो सारे 2 नंबर सबूत है, ये तो सारी चीजें, सारा केस ही 2 नंबर है। तो इस तरह इस बात में खुशफहमी या गलतफहमी में ना रहे कि जनाब वो फाइल नजर भी आती है, शो भी होती है, उस पे अफीमी भी बन जाती है, टैक्स भी बन जाता है, आम का भी बन जाता है और आमा भी बन जाता है और ठीक है। बहरहाल ये थोड़े लफ्जों में ऐसा है कि आप दूसरा तो आपको धोखा दे, आप अपने आप को धोखा ना ही दें तो अच्छा है। अपने धोखे से और दूसरे भाई के धोखे से बच जाए तो यही आपके लिए बेहतरीन है। बड़े सारे बच्चे, बड़े सारे नौजवान सवाल करते हैं, ये अक्सर बेहतर जो सवाल हमने भेजे हैं इसमें एग्रीकल्चरल वीजा, अनएबल पर्सन और कुछ इस तरह के सवाल हैं। एग्रीकल्चरल वीजा के हवाले से गुजारिश ये है, लुबेरबाब ये है, ज्यादा कसीर तादाद में सवाल हैं और उनका लुबेरबाब उन सवाल का ये है कि एग्रीकल्चर 2 किस्म के सवाल हैं। एक तो एग्रीकल्चरल वीजा क्या मिल रहा है और किन इलाकों से मिल रहा है और पैसे कितने लगते हैं, और दूसरा इसी के मतलब है कि जो इस एग्रीकल्चरल वीजा के हवाले से ग्रीक सफारतखाना पाकिस्तान में मुस्तरद क्यों किए जा रहे हैं, कैंसिल क्यों किए जा रहे हैं। तो ये 3 किस्म के सवाल हैं। तो सवाल नंबर 1 के हवाले से गुजारिश करता चलो कि बड़े सारे पेरिफेरियाज में इस कानून का जो हकीकी जो तरतीब है असल में इसलिए उलझन इसमें पैदा हो जाती है कि ये कुछ पेरिफेरियाज में, कुछ जिली यूनिट्स में ये कानून जारी है और अक्सर बेशतर में जारी नहीं। ठीक है, इसका असल में ये है, इस कानून के तहत पिछले इस साल से 2023 से बाकायदा 3 माह का आरजी आदिया पारामोनी भी बन रहा है और इस पर 3 इसकी जुज़ें, आदिया पारामोनी भी बन रहा है, आदिया गासिया भी बन रहा है और बाहर से मजदूर यूनान से बाहर यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और मुख्तलिफ ममालिक और खास तौर पर मिस्र वगैरह से मजदूर जो हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इन कामों के आ सकते हैं, यानी कि जमींदारा, भेड़ बकरी, गाय भैंस, फिश फार्म, थर्मोकीपिया, फार्म शेडिंग, इस तरह के कामों के वजह से। सिर्फ एक जो फैक्ट्री है निचिया को, उस फैक्ट्री के हवाले से उसके भी काफी सारे अफराद आए हैं। अच्छा, इस सिलसिले में अब गुजारिश ये है कि बार बार बताने के बाद फिर एक दफा गुजारिश करता हूं कि कुछ पेरिफेरियाज में ये आप जो सवाल करते हैं ना कि मालिक का लेटर ले लूं, क्या लेटर लेना है, क्या मालिक को कहना है। मेरे बच्चों, एक ही तरीका है इस एग्रीकल्चरल वीजे का कि वो मालिक जो है पेरिफेरिया में एप्लीकेशन करता है अपने वकील के जरिए, अपने लॉबिस्टी के जरिए, खुद जैसे भी, तो उस पेरिफेरिया में आपकी तफसील नाम की जो एप्लीकेशन की जाती है तो यही वो लेटर होता है। यानी कि कोई लेटर वो अगर आपको लिख के देता है तो अभी तक मैंने उसको कारआमद होते नहीं देखा। हाँ, बड़े सारे बच्चे जो 2 नंबर काम करते हैं, जो चीटर है, जो अपने भाइयों को लूटते हैं, वो कहते हैं कि लेटर ले आओ, मैं तुम्हारे पेपर बना दूंगा। वो लेटर कहीं और रख देते हैं और लेटर की जगह पे नशई के सारे पेपर लगा के वो जनाब उसके साथ चिपका देते हैं और फाइल भेज देते हैं। और वो जवाब आने तक चूंकि वो वैलिड होते हैं पेपर, तो इसलिए वो समझता है कि मेरे मालिक के लेटर पर ये कागजात बने हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता और नहीं हुआ। आपके वो भाई, आपके वो काबिल एतबार, वो जो आपको बड़े प्यार से मजे से लूटना चाहते हैं और आप उतने ही प्यार मजे से ऐसे आंखें बंद करके आप कहते हैं जी ये ले, मेहरबानी आपकी, आपने हमें लूटा। तो इस तरह से ये सिलसिला दोनों तरफ से जारी और सारी है। मैं बड़े अफसोस से यहां ये जरूर कहूंगा कि जो लोग खुद ही लूटने के लिए बिल्कुल रेडी हो तो वो लूटने वाले उन्हें क्यों ना लूटे।
आज एक नौजवान ने, एक बच्चे ने बड़े गमज़दा अल्फाज में मुझे, आवाज उसकी कांप रही थी तकलीफ से, गुस्से से, कभी टेंशन, कभी गुस्सा, कभी खौफ। तो मैंने कहा भाई तो हमसे बात करें, आसमान से फोन कर रहा था। मैंने कहा शहजादे थोड़ा ठीक हो, जो इजी हो, जो रिलैक्स हो, जो वो जी 30 लाख रुपया दिया है और अब वो लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं और मुझे कहते हैं कि खबरदार अगर किसी को नाम लिया कहीं, जनाब वो ठेकेदार साहिबान जो है वो आपको बुला लेते हैं, पासपोर्ट आपके जब्त कर लेते हैं, आपके पासपोर्ट नीचे दबा के रख लेते हैं और ना आपका टैक्स देते हैं और ना आपके हक हकूक देते हैं। और बड़ी जगह पर ऐसे है कि आपसे तयशुदा मजदूरी भी आपको नहीं देती। ये एक लड़ी है, ये एक सीरियल है तरतीब से चलने वाली। तो वो नौजवान, इसके में आगे मैं जाता हूं तो वो नौजवान कहता है, मैंने कहा भाई तहम्मुल से बात बताओ ताकि मुझे समझ आए। तो वो कहता है कि 3 अफराद का मैंने केस दिया है, तो बाकी पैसे बाद में देने थे, तकरीबन 27 लाख रुपए बता रहा था कि वो पहले मैंने दिए हुए हैं। तो अब वो लोग मुझे कहते हैं कि हम अगर तुमने कोई ऐसी बात की तो तुम्हारे घर वालों को भी उठा लेंगे, डंडे भी मारेंगे और टांगे भी तोड़ेंगे, जबान भी काटेंगे तुम्हारी, खबरदार इस सिलसिले में बोले तो मैंने कहा भाई वो शायद ठीक ही कहते होंगे, तो आप क्या करना चाहते हैं? तो अब यहां गुजारिश ये है, और कौमों के हवाले से इस तरह की कैफियत का पैदा हो जाना एक इंतहाई पस्ती होती है, जिसके बाद पस्ती भी खत्म हो जाती है। यानी कि मैं इस सारी बात, वो बड़ी देर नौजवान बात करता रहा और बाद में मैंने कहा जब आप खड़े नहीं होंगे, जब आपने केस नहीं करना तो फिर कौन सा रास्ता है? फिर वो हक बजाना पे आपको कहने के कि आपको डंडे भी मारेंगे, आपकी टांगे भी तोड़ेंगे, आपकी जुबान भी काट देंगे अगर एक लफ्ज भी कहा, क्योंकि उनको पता है कि आपने खड़े होना ही नहीं, आपने हक लेना ही नहीं। बातें जो करनी है ज्यादा से ज्यादा ये करना है कि एक बदमाश के चुंगल से निकलकर देखें गलती कैसी करते हैं, खता कैसी करते हैं, अंधापन कैसा है। मादरत से ये लफ्ज जरा सख्त है लेकिन आप खुद इनको थोड़ा नोट कर लेना। एक बदमाश के चुंगल में फंसे हुए और दूसरे बदमाश के पास चले जाएंगे, वो और जनाब इनको लूटेगा। वो मेरे बच्चों, मेरे साथियों, कुछ तो रहम करो अपने आप पर। यकीन करें कि ये इस तरह कर्बनाक बातें हैं कि कौमों में ऐसी नहीं होती बातें, ऐसे नहीं होते निजाम। यानी कि सादा सी बात है कि आपने उस पर पर्चा दर्ज कराना है। यकीन कर लें कि सारा दिन भी मेरा जाया बर्बाद करना है और पर्चा भी नहीं करना, केस भी नहीं करना, मार भी खानी है, लुटना भी है, धमकियां भी सुननी है, और फिर यह ख्याल करना है कि कोई और जो बदमाश है ना उसके पास जाता हूं, वो मेरा कर लेगा। बच्चों को इतनी भी आदत होती है, कोई अपना ही ख्याल कर ले। वाहिद एक रास्ता है, मादरत से इस सिलसिले में लंबा जा रहा हूं, क्योंकि जिन कौमों को ऐसे हाकम मिल जाए, जिन कौमों को ऐसी ब्यूरोक्रेसी, ऐसा निजाम मिल जाए कि वहां प्राइम मिनिस्टर की औकात सिर्फ इतनी हो कि जब चाहे उसको गर्दन से पकड़ के प्राइम मिनिस्टर बना दें, जब चाहे पूरी की पूरी जमात को लपेट दें और हर बंदा ऐसे कामते कि जी मेरा कोई तलक, मेरा कोई वास्ता नहीं जी फलाने मतलब वजीर आजम साहब से। ये मेरे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी जिसने पूरे निजाम पर कब्जा किया हुआ है ना, वो ब्यूरोक्रेसी ने पूरी कौम को ऐसा बना दिया है कि जहां प्राइम मिनिस्टर की कोई औकात नहीं। जो प्राइम मिनिस्टर भी आता है ना, ये चीजें हमें समझ ही नहीं आती। और देखें कि फॉर एग्जाम्पल पिछले 40 साल का आप एक निजाम, एक तरतीब आप नोट कर लीजिए। एक प्राइम मिनिस्टर आए, वो गए, उनको कहा कि ये मुल्क दुश्मन है, ये गद्दार है, ये टेररिस्ट है, इन पर 40 अरब खरब का जनाब मुल्क लूटने का इल्जाम है। थोड़ी देर बाद वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो उनके पांव चाटने शुरू कर देते हैं। जब उनके ताबेदार हो जाते हैं, उनकी फरमाबरदारी में कहते हैं ठीक है जनाब, मुझे आप जिस पिंजरे में डालेंगे मैं उधर बांगे देता रहूंगा मुर्गे की मानद, तो आप ठीक है मेहरबानी करें।
तो वो 40 अरब, 200 अरब, 200 बिलियन, 10 करोड़ बिलियन ट्रिलियन, वो सारे का सारा पूरी कौम को पता होता है कि इस पर तो ये इल्जाम था, तो वो उसको फिर प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। फिर जिसको बनाया होता है उसको निकालते हैं, फिर उसको निकाल के पता नहीं क्या करते हैं, और काम एक ही है। आप आखिरी 5 प्राइम मिनिस्टर्स का एनालिसिस कर लें। जो प्राइम मिनिस्टर बनता है वो उनकी रिश्वत का दिफा करता है उस तरह जिस तरह वो चाहते हैं, यानी कि एक लंगड़ा एक काना जितनी दिल करता है रिश्वत ले। प्राइम मिनिस्टर, हाकम, वुज़ारा, कौमी असम्बली के अरकान, एक एक फर्द उस रिश्वत के निजाम की हिफाजत के पाबंद हैं, और वो करते हैं। रिश्वत की हिफाजत करनी है। अगर फॉर एग्जाम्पल अदालत आलिया से किसी गरीब को, मस्कीन को, रोते को, कुर्लाते को अदल मिल गया हो तो वो आप मुझे बता दें, उसको नहीं मिल सकता अदल। तो ऐसी कौम का फिर क्या निजाम बनना है? वो तबीयत में नहीं ना पैदा होता, तबीयत में वो आता ही नहीं कि किस तरह हम क्याम करें और किस तरह हम अपना हक लें। तो इस तरह फिर वो हुकूमतों को चेंज करते जाते हैं, और हर पार्टी के वर्कर्स को, पिछली 5 पार्टियां आप निकाल के देख लें, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, एक ही काम करवाया है ब्यूरोक्रेसी ने कि अपनी खुशामद, अपनी नौकरी, अपनी रिश्वत की हिफाजत पर उनको मुर्गा बना के खड़ा कर दिया है कि भाई इसकी हिफाजत करनी है, और वही किया जा रहा है। बहरहाल किस्सा ये सियासी छोड़ते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त हकीकतन वही हालात हैं कि जैसे हमने रिश्वत के हवाले से 11 माह धरना दिया, तो वहां आने वाले जो सफीर साहब थे, हुकूमत पाकिस्तान, ब्यूरोक्रेसी हमारे आपने, जिन्होंने हमारी खिदमत करनी है, अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जान के कहता हूं, यहां की टेररिस्ट जमात, जिसको क्रिमिनल जमात का टोला गैंग करार दिया गया, उनसे 100 गुना ज्यादा क्राइम किए हमारे सफीरों ने हमारे मुतल्लिक, और हर बंदे को मजबूर किया कि ये कहो कि भाई मेरा कोई तल्लक, मेरा कोई वास्ता पाकिस्तान कम्युनिटी से या रिश्वत को रोकने वालों से नहीं। तो वही सेम हालात आजकल मेरे वतन अजीज पाकिस्तान में चल रहे हैं। बहरहाल वो सब कुछ कर सकते हैं, किसी की कोई मजाल नहीं। ये है अदल का पैमाना, ये है हुकूमत का पैमाना कि किसी का कोई बास नहीं। एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है इनकलाबे हुर्रियत। एक ही रास्ता है कि हर उस जालिम से टकरा जाया जाए जिसने आपकी और मेरे वतन को कब्जा किया हुआ है और दोनों हाथों से लूट रहा है और खुद मुहाफिज़े पाकिस्तान बन के बैठा है। उनसे हकीकतन जब तक क्याम नहीं करेंगे तो आस्ट्रो पीरगो वाले बच्चे से लेकर हल्कीदा तक, कोरिंथो तक, जहां जहां आप हैं, आप बदमाशों के सामने खड़े नहीं होते, जिसकी वजह से मेरे बच्चों को फिर आपका हक ना देते हैं और ना हक देने पर वो राजी है, क्योंकि आप लेने पर ही राजी नहीं। आप अपना बस टाइम बर्बाद करना चाहते हैं, और उस टाइम की बर्बादी के हवाले से आप जब राजी हैं तो फिर लूटने वाला क्यों ना राजी हो। मैं समझता हूं कि जो बदमाश के सामने क्याम नहीं ना करता वो दोहरा मुजरिम है। मेरी नजर में बदमाश के सामने क्याम ना करना दोहरा जुर्म है। और बराए मेहरबानी, खुदा का वास्ता, खुदा के रसूल का वास्ता, मर्दों को, औरतों को, इंसान को खुदा ने इस कदर हकीर नहीं बनाया मेरे बच्चों। इतनी हकारत, इतनी रुसवाई, इतनी जिल्लत, ये यकीन कर ले अगर कभी गिरबान में जाके ना, तो जब आप लुटते हैं तो उस वक्त मसला नहीं होता, जब आप लुटने के लिए, बार बार लुटने के लिए तैयार होते हैं, ये मसला है, ये पसपाई है, ये जिल्लत है। इस रास्ते से थोड़ा सा खुदा के लिए हटें, थोड़ी आंखें खोलें, जागे। मैं आपके लिए हाजिर हूं और बराए मेहरबानी, लेकिन इसके लिए आपको क्याम करना पड़ेगा। क्याम नहीं करेंगे तो फिर लुटते रहेंगे, पिसते रहेंगे और बदमाश आपको लूटते रहेंगे, क्योंकि आप खुद राजी हैं। ये असल में एक नुक्ता है। तो इस वजह से इस वक्त हालात, वाकयात ऐसे चल रहे हैं, पिछले 40-50 साल से ऐसे हैं। अगर उन पर तबसरा किया जाए, बात की जाए तो बड़ी लंबी बात हो जाती है। तो इस वक्त हालात ऐसे हैं कि
पाकिस्तान के 22 करोड़ में से कुछ करोड़ को जरूर खड़ा होना चाहिए, ताकि उनके वतन में, आपके अपने वतन में आपकी आजादी तो बड़ी दूर की बात है, आपकी छोटी सी एक जो डिमांड है ना, फॉर एग्जाम्पल आप ये डिमांड करें कि करप्शन नहीं होनी, तो यकीन कर ले पूरा सिस्टम, पूरा निजाम टैंकों तोपों तक आपको कुचलने के लिए रेडी हो जाएगा। सिर्फ ये एक नुकते, आजादी तो बड़ी बात है ना, आजादी बड़ी बात है, साथ मतलब आप ताजा तरीन तारीख में आजादी की कीमत पता क्या अदा की गई थी? 6.2 मिलियन लोग अफगानियों को अमेरिका, रूस, यूरोप ने कुचला, लेकिन आफरीन है उन पर। उन्होंने कहा खुदा की कसम एक ही खुदा है, आजाद पैदा हुए हैं और एक अल्लाह है हमारा। मर जाना मर्दों के लिए, औरतों के लिए, इंसानों के लिए कोई बड़ी बात नहीं। जिंदा रहते हुए गुलाम बन जाना और बड़ा हकीर गुलाम बन जाना, ये हकीकतन गैरतमंदों के लिए बहुत बड़ा मसला होता है। अच्छा, नवीद चीमा साहब तशरीफ लाए। नवीद चीमा साहब से पहले अबू बकर ने सवाल एक मैं देख रहा था जो आपने सबका सवाल भेजे हैं, तो उन्होंने कहा था कि अगर हम एपी मकरोन लेना चाहते हैं और हम हैं जनाब तामियो नरगिया में वायद में, तो क्या वो एपी मकरोन मिल सकता है? इस सिलसिले में या इस तरह के सवालात के जवाबात में यूनानी इमिग्रेशन कवानीन कहते हैं कि भाई जब आप एक वो 9,100 यूरो की सालाना आपसे डीलोसी मांगते हैं, तो जब आप तामियो नरगिया में होंगे तो फिर आप 9,100 यूरो की सालाना डीलोसी कैसे देंगे? उनकी शराइत को फुलफिल ना कर सकने की वजह से फिर वो एपी मकरोन आपका रास्ता वो फुलफिल नहीं हो सकता। तो इसलिए उन्होंने खासतौर पर यह शर्त की है A2 के आपके पास सनद होनी चाहिए एपी मकरोन के लिए और 9,100 यूरो सालाना डीलोसी होनी चाहिए, 10 माह से कम आखिरी 5 साल में रहना चाहिए। तो टर्म एंड कंडीशंस के हवाले से जो उनकी वो शराइत पूरी करेंगे तो फिर आप एप्लीकेशन उसके लिए कर सकते हैं। इसलिए शराइत अगर आप देख लें, अगर आपके पास पूरी है और शराइत पूरी होने के बाद आप इसमें तामियो नरगिया में है तो वो अलग बात है, ठीक है, इसको देख लीजिए जनाब। नवीद चीमा साहब तशरीफ लाए हैं, खुश आमदीद। नवीद चीमा साहब को रेस्टोरेंट पर भी पेपर्स बन रहे हैं। अच्छा, नवीद चीमा साहब ने कहा है कि जनाब रेस्टोरेंट पर भी पेपर्स बन रहे हैं। अच्छा, इस सिलसिले में ऐसा है कि ये इनकी तरफ से आगाही है, लेकिन अभी तक ताहाल मैं इस बात की तस्दीक नहीं कर सकता। इस बात की तस्दीक ये बड़े सारे बच्चों ने कहा और जिस भी नौजवान, जिस भी शहजादे को मैंने फॉर एग्जांपल उसे कहा है ना कि आप अपना पेपर भेजें, तो वो पेपर उसने भेजा है, जब उसको मैंने चेक किया है तो अंदर नशेइयों वाले पेपर लगा के तो वो हुआ है। अगर आपके मालकान, ये मुझे कभी तवक्को है कि लियाकोदी का मेतानास तफसी में रेस्टोरेंट और बड़े सारे दूसरे शोबाजात में मजदूरों का लीगल होना ऐन मुमकिन है, लेकिन उसकी अभी तक प्रैक्टिकल में अभी बाकी थी। यूनान के इलेक्शंस वगैरह के हवाले से, इलेक्शन कैंपेन्स वगैरह और मुख्तलिफ मामला चलने की वजह से, तो अगर तो आपके मालिक ने, बॉस ने डायरेक्ट बजरिया वकील पेरीफेरिया में पेपर्स जमा कराए और बगैर किसी दलाल के वो पेपर जमा हुए, तो फिर इस पर इत्मीनान किया जा सकता है और इसको मुमकिन समझता हूं मैं। लेकिन अगर आपके किसी अपने भाई ने कराए हैं तो फिर चेक कर लीजिए कि वो कहीं अंदर से वही कहानी ना निकल आए जो कहानी अक्सर बेशतर निकल रही है। अफजाल गुजर साहब आगे हैं, खुश आमदीद। गुजर साहब कहते हैं सर मैं प्रेवेसा में रहता हूँ, यहाँ के पेरीफेरिया में मालिक मजदूर माहिदे वाला आदिया राशिया बन रहा है, मगर इसी मालिक मजदूर माहिदे वाला आदिया परामोनी नहीं बन रहा। आपने बताया था कि कुछ पेरीफेरियाज में ये कानून लागू है, क्या आप बता सकते हैं कि किस जगह, किस पेरीफेरिया में ये कानून लागू है? अच्छा अफजाल गुजर साहब, ये अगर आप प्रेवेजा में रह रहे हैं तो जहां मेरे शहजादे ऐन मुमकिन है कि प्रेवेजा में ही
ये जो आरजी 3 माह का जैसे आदिया रगासिया बनता है, इसी तरह आदिया परामोनी भी उन ही इलाकों में बन रहा है। ये एप्लीकेशन करते वक्त आप पर मुनहसिर है कि आपने आदिया रगासिया की एप्लीकेशन की या आपने आदिया परामोनी की, और किन किन पेरिफेरियाज में बन रहा है ये बार बार बता चुका हूं। फिर एक दफा गुजारिश करता हूं कि कम पेरिफेरियाज है, ज्यादा जगह पर नहीं बन रहे। तो इसका वाहिद तरीका जरिया यही है कि आपका बॉस जब एप्लीकेशन करता है तो वो पेरिफेरिया, चूंकि थोड़े पेरिफेरियाज में ये काम होगा, तो वो पेरिफेरिया बताता है कि भाई यहाँ आपके पेपर्स बनने का रास्ता कानून मौजूद है और आप एप्लीकेशन करें, हम आपके पेपर का जवाब देंगे। तो बराए मेहरबानी दोबारा या ना परवेजा, जहां भी आप परवेजा में हैं, तो बराए मेहरबानी मेरी गुजारिश है कि मैं कानून को जिस तरह देखता हूँ पढ़ा है, उसमें उन तमाम इलाकों में जहां आदिया रगासिया बन सकता है वहां आदिया परामोनी भी आरजी बन रहा है। दोबारा बराए मेहरबानी इसको रीचेक कर लीजिए। हमजा आगे हैं, खुश आमदीद हमजा को। हमजा कहते हैं सर मेरे पेपर्स कैंसिल हो गए सिमोलियो की वजह से, 5 साल तक का बैन लगा दिया है, अब क्या करूं। ये वही बात होगी, सिमोलियो की वजह से सिमोलियो 2 नंबर होगा। अब मेरे बच्चों इस बात पर बहुत ज्यादा होश करने की जरूरत है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि पहले तो ये है ना कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप पर 5 साल का ऑब्जेक्शन लग गया तो दूसरे 2 नंबर कागज इस्तेमाल करने से इज्तनाब कर लें, ताकि उन पर भी 5-5 साल का ऑब्जेक्शन ना लग जाए। और आपसे गुजारिश है कि आप फौरी तौर पर वकील से रुजू करें कि अगर उसकी माफी के हवाले से कुछ हो सकता है तो फिर आप के हवाले से अदालत से रुजू करके माफी का जो रास्ता है वो इख्तियार करना अगर मुमकिन है तो उसको किया जाए। बसूरत दीगर ये है कि आप बाकायदा ये कानून मौजूद है कि भाई अगर 2 नंबर कागजात इस्तेमाल करेंगे तो 5 साल तक जो है आप पेपर्स जमा नहीं करा सकते। ये तकरीबन 4-5 माह से मैं मुसलसल बताता आ रहा हूं और इसी तकलीफ की वजह से बार बार बताता आ रहा था कि ये जब सैंक्शंस लग जाएंगी, ये पाबंदियां लग जाएंगी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बहरहाल अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे, फौरन वकील से रुजू करें। असद मुगल साहब हैं, असद मुगल साहब खुश आमदीद, और लिखते हैं कि जावेद साहब कैंप वालों के लिए भी कोई कानून अच्छा आया है। अच्छा, कैंप वालों के लिए असद मुगल आपको मेरे से ज्यादा खुश आमदीद, लेकिन वो आप के वतन में जो ब्यूरोक्रेसी है ना मेरे से ज्यादा, वो आपको मछली मंडी की तरह बेचने वाले अक्सर बेशतर लोग हैं। उनको एक ही काम है FIA से लेकर सफीरों तक के किस तरह माल इकट्ठा करना है। तो अब जब कौम पर इस तरह के गासिब, रिश्वत लेने वाले चोर, और अब क्या कहूं मैं इनको, क्या कह सकता हूं, जानते हैं पूरा पाकिस्तान जानता है, लेकिन उसके बावजूद जुर्म हमारा ये है कि उनको फिर हाकम कहते हैं, उनको फिर अफसर कहते हैं। वो भला एक चोर अफसर कैसे हो सकता है? आपका निगहबान आपको लूट रहा हो, आपका रहबर आपकी राहजनी कर रहा हो, तो मेरे बच्चों पहले सबसे इनकार करें कि भाई इससे हमारा कोई तल्लक वास्ता नहीं है। ये ना हमारा सफीर है, ना वजीर है, ना हाकम है। वो बेचारा अपनी कमीनगी और अपनी लालच से लूट रहा है, बस उसे मौका मिला हुआ है, ठेका मिला हुआ है। तो इस तरह के जब ब्यूरोक्रेट्स, इस तरह के जब गासिब कौम पर कब्जा कर लेते हैं तो फिर कौम का काम होता है कि कौम खड़ी हो जाए। अब कैंपों वालों के हवाले से मैं 10,000 गुजारिशात कर चुका हूं कि कैंपों वालों का एक ही हल है, एक ही इलाज है कि वो क्याम करें, कोई गैर कानूनी हरकत नहीं करनी। आपका सौदा कर दिया गया हुआ है, जहाजों के जहाज जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी अपनी रिश्वत के पूरे अयाशी, बदमाशी और मजे में है,
उनको रोकने वाला कोई नहीं। आप चीखें, आप चिल्लाएं, आप रोएं, कोई निजाम अदल, कोई हाकम, कोई फर्द आपकी सुनने वाला मौजूद नहीं। क्योंकि 11 माह मैंने धरना दिया, 11 माह तारीख इंसानी का, पाकिस्तान की तारीख का इतना तवील तरीन धरना नहीं। 10,000 गवाह, 10,000। और फिर उस ब्यूरोक्रेसी ने इतने बड़े क्राइम किए, इतने बड़े जुर्म किए कि अब छोड़ता हूं मैं ये बातें, बड़ी सख्त जिगर को फाड़ देने वाली है कि एक वतन में एक नेक नियत फर्द नहीं, एक जज साहब नहीं, एक अफसर नहीं जिसको ये यकीन हो कि मैं इस वतन का नौकर हूं, मैं तो अपनी रोटी का लुकमा हलाल करूं। खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, एक फर्द ने पूरे पाकिस्तान में से, वो कहते हैं इदारे 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 इदारे, एक फर्द ने ये नहीं कहा कि मुझे बताएं कि कौन सा फर्द रिश्वत लेता है। एक फर्द को नहीं फिक्र। 10,000 लोग गवाह हैं, 2 बंदे गवाह हो तो अफसर फांसी पे चढ़ जाता है, लेकिन 10,000 नहीं, 10 करोड़ भी आप गवाह बनेंगे तो किसी की रिश्वत बंद नहीं होगी। क्योंकि वो कहते हैं हम आका है और ये गुलाम है। आका और गुलाम का कोई रिश्ता नहीं होता। तो इनको बहरहाल थोड़ा सा छोड़ें और गुजारिश ये है कि खड़े हो, धीमी बारिश की मानद खड़े हो। जो कुछ करना है मेरे बच्चों, हमने खुद करना है। आप आवाज पैदा करेंगे, आप तलब पैदा करेंगे, और मैं बाहर जो बन पड़ा, जो कर सका, जो इंसानी हकूक की जमातें हैं, जो लोग हैं, सियासी पार्टियां, उन तक आपकी आवाज को पहुंचा के आपकी आवाज को ताकत देना मेरा काम है। लेकिन जब आप आवाज ही बुलंद नहीं करेंगे तो यकीन कर ले कोई फर्द आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मादरत से अगर आप कहते हैं ना कि मैं तो कैंप में हूं, मैं क्या करूं, मैं आपको मेरे बच्चों कहता हूं कि आप ही वो फर्द है। दुनिया में किसी फर्द की टांग कट जाती है, कोई बदमाश उसे गोली मार देता है, तो वो फर्द कहता है मैं क्या करूं। भाई इतना तो कर लो कि सीने में जोर पैदा करके कहो कि हाँ ये बदमाश है, ये जालिम है, ये बदकार है, मुझ पर इसने जुल्म किया है, आओ मेरी मदद करो। तो जब आप ये भी नहीं करेंगे, आपकी टांग काट ली या गोली लगी, आप कहें जी अब मैंने कुछ नहीं करना, दूसरा कोई कर ले, तो मुदई सुस्त गवाह चुस्त, ये वाला काम अमलन प्रैक्टिकल लाइफ में मुमकिन ही नहीं होता। तो जब आप चाहेंगे इंशाल्लाह फजल ताला इस पर बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन शर्त एक ही है, जब आप चाहेंगे खड़े होंगे तब। बाहर से कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक आप ना इस पर सोच फिक्र और क्याम करें। अच्छा जी, नबील अहमद साहब हैं, और नबील अहमद साहब सर इस्लामाबाद एम्बेसी में वीजे क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं। हाँ, ये सवाल J.Aslam यूट्यूब पे बड़ी कसीर तादाद में लोगों ने लिखा है, मुख्तलिफ अफराद ने, इस पर भी मैंने बात करनी थी। अच्छा, इसलिए वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं, इसकी वाज़ेह सूरत हाल तो ये, कल भी एक लेदर फैक्ट्री के मालिक मेरे पास आए हुए थे, अकबर साहब मजदूर का नाम था, तो अकबर के मालकान आए थे, 4-5 आ गए, सारी पूरी फैक्ट्री के जो जिम्मेदार, जो उनकी एग्जेक्टिव थी, सारे आ गए। और मजदूर की जरूरत है, मालकान को शदीद तलब है कि किस तरह हमारा मजदूर आए। और देखें कि यूनानी वो मालिक हार गया हुआ है बेचारा, जिसको 500 मजदूर चाहिए और जिसका 50 मिलियन यूरो का काम है, कारोबार है, और वो एक काना लंगड़ा बड़ी सोनी काटन खद्दड़ पहन के दलाली करने वाला, रिश्वत लेने वाला सफारतखाना ग्रीक के बाहर। यानी कि देखे ना कि उन्होंने कहा हुआ है कि सफारतखाना साढ़े मुल्क च निजाम भी सारा चलेगा, ऐथे भाई रिश्वत का ही राज है। उनको पता है कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रिश्वत वाले को रोक नहीं सकता। तो मादरत से वो रिश्वत माफिया जो है, जो निजाम है, एक ही पिलर है ना, तो उस पिलर पर मेरे पूरे वतन को उल्टा लटकाया हुआ है
तो वो थोड़े लफ्जों में मादरत से ऐसा है कि वो रिश्वत माफिया जो है वो ग्रीक सफारखाना के इर्द गिर्द है, वो रिजेक्ट भी कराते हैं और फिर रिजेक्ट शुदा लोग जो है उनका FIA से मिलके, देखें ना मुआवजे पाकिस्तान, ये इदारा है ना, कितना खूबसूरत इदारा है FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी। और करना क्या है, अक्सर बेशतर ये कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जिनके वीजे रिजेक्ट हो गए 5 लाख रुपया, 3 से 5 लाख रुपया यानी कि रेट है, तो 3 से 5 लाख रुपए रेट FIA और उसके दलाल और मुख्तलिफ अफराद वो लेते हैं, और जिनके रिजेक्ट खुद कराए होते हैं फिर दोबारा उनको जो है वो वीजा दिला भी देते हैं। यानी कि वो जो जहां तक हमारे ग्रीक सफारखाने में अंदर पाकिस्तानी है ना, वो बाज़ एप्लीकेशन वगैरह उधर तक रखते हैं। अब जब 2 नंबरिया कोई हो जाता है ना, फ्रॉडिया हो जाता है, चीटर हो जाता है, वो अम्मा अब्बे को भी नहीं बख्शता, तो वो अंदर उनके पास इतना सा कोई तरतीब लेवल होती है, वो रिजेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, पैसे लेते हैं, पैसे देते हैं, तो इसी चक्कर में अक्सर बेशतर लोगों के वीजे रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। ये एक ऐसा निजाम है जिसका हर फर्द को पता है, छोटे से लेकर बड़े तक, उसके बावजूद हम ना समझें, ना समझना चाहें तो वो अलग बात है। वो क्या बात है हमारे अल्लाह करीम के इस निजाम की, इस इस्लाम की, कि इसमें वैसे तो इंसानियत की इज्जत है, हर दीन, हर मजहब, हर मसलक इंसानियत की खैर, इज्जत, आनर, हकूक को महफूज करना चाहता है। तो इस्लाम में रिश्वत लेना देना और उसके दरमियान दलाली करना, ये जहन्नम का रास्ता कहा गया। तो जहन्नम का रास्ता चलो अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। अब देखें इसमें होता क्या है, दुनियावी डेफिनेशन क्या है। दुनियावी डेफिनेशन ये है कि जब रिश्वत लेने वाला हराम माल लेता है, देने वाला देता है, तो तब वो लेने वाला ले सकता है जब देने वाला राजी हो जाए। इसलिए उसको भी इतनी सख्त बात बताई गई कि रिश्वत लेने देने और उनके दरमियान दलाली करने वाला जहन्नमी है, ताकि देने वाला बाज आ जाए। अब जब रिश्वत दी नहीं जा सकती, लेने वाला, लूटने वाला, डकैत या चोर वो तो चाहता है, तो देने वाले को क्यों मना किया गया है? ताकि रिश्वत लेने वाले की बंदिश हो सके, रुकावट हो सके। इन दोनों को मुजरम कहा गया है। तो बराए मेहरबानी इसका फिर तीसरा रास्ता, एक वाहिद रास्ता ये होता है कि कोई फर्द भी रिश्वत ना दे, और उन लोगों को यहाँ यूनान में कम से कम ये निजाम कानून मौजूद है, मेरे वतन में तो नहीं, रिश्वत वाले को कोई फर्द ना छेड़ सकता है, बल्कि वो ज्यादा मजबूत है, ज्यादा ताकतवर है, वही रूलर्स है, वही हाकम है और वही सारा निजाम चला रहे हैं, रिश्वत लेने देने वाले। तो यहां मैं बार बार कह चुका हूं कि यहां अगर वो लोग क्याम करें तो यहां उस सिस्टम को रोका जा सकता है। कल भी जो मालकान आए थे और मुख्तलिफ मालकान, उसके हवाले से इस पर बड़ी तफसील बात हुई, लेकिन जब रिश्वत देने वाले देते रहेंगे, लेने वाले लेते रहेंगे, तो फिर ये निजाम रोक नहीं सकता। वो और ज्यादा लोगों के रिजेक्ट करेंगे, और ज्यादा लोगों से, अगर 3 लाख लेते हैं तो 4 कर देंगे, 4 लेते हैं तो 5 कर देंगे, और पाकिस्तान जिंदाबाद उनका ही है जो रिश्वत के निजाम के लेने देने में पूरे मजे में, उन्होंने रिश्वत के निजाम को जिंदाबाद का नारा लगा दिया हुआ है। क्या बात है, देखे ना कौमें किस किस तरह पस्ती में गिरती हैं और जाती हैं और फिर बोलती भी नहीं। बहरहाल यही वजह है जी। अशफाक साहब आगे हैं और खुश आमदीद। अशफाक साहब लिखते हैं, सर वो अम्बेसी वाले पूछते हैं कि क्या करना है, यूनान जाके वहां क्या करना है, नौजवान मायूस होकर वापस आ जाते हैं। अच्छा अशफाक साहब मेरे सदादे, इस सिलसिले में आपको क्या करना है का जवाब सादा सा है कि अगर तो आप डायरेक्ट दुरुस्त तरीके से आपने वीजा अप्लाई किया है तो आप बताएंगे कि मैं फलान जगह पर जाकर मजदूरी के लिए जा रहा हूं। क्या करना है? काम करना है। कौन सा काम करना है? उस मालिक से, उस बॉस से, उस जमींदार से उसके काम की थोड़ी सी तफसील आपके पास मौजूद होनी चाहिए।
जब वो तफसील आपके पास होगी, अगर आप फिश फार्म के हवाले से आपकी एप्लीकेशन गई हुई है या फार्म शेडिंग के हवाले से गई हुई है और आपको उसके मतलब कुछ भी नहीं पता, आपके उस एजेंट ने जिसने आपसे 25 लाख रुपए ले लिए कुछ भी नहीं बताया, तो फिर वो एक आपका और उसका एक मामला है जिसमें आपको जानना चाहिए कि भाई मेरा काम क्या है, मेरे उस मालिक के पास जिसके पास मैं जा रहा हूं उसके पास कौन सी इंडस्ट्री है और कौन से काम है जिनको मैंने जाके करना है। तो यही पूछना होता है उन्होंने। इस सिलसिले में आप सबको तैयारी करनी चाहिए। इल्म एक बहुत बड़ी ताकत का नाम है, तो तैयारी करनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपने क्या काम करना है, आप किस एरिया में है, आपके बॉस का नाम क्या है, आपकी तनख्वाह कितनी है। ये मालिक और मजदूर का एक कॉन्ट्रैक्ट है और इस कॉन्ट्रैक्ट को मालिक और मजदूर दोनों बाहमी रजामंदी से तय करते हैं। इसलिए ये उनका हक है कि इंटरव्यू लेने वाला हकीकतन आपसे पूछे कि आपने काम क्या करना है, आपने किसके पास जाना है, आपकी वेजिस क्या है, आपने कितने घंटे काम किया, आपका एरिया कौन सा है। तो ये सारी चीजें आप पर इखलाकी तौर पर जरूरी है कि आप इनके बारे में जानें। ये है जनाब आप तक के सवालात, और कुछ सवालात वगैरह मैं नहीं ले सका और इंशाल्लाह लुबे बाब मैंने इसका सारे का ले लिया। लुबे बाब के हवाले से ये सारी चीजें मेरी कबूल फरमाएं। और हालात हादरा में अब सख्ती अभी जारी है, स्कूपा गिरफ्तारियां भी जारी हैं। और आखिर में ये कहना चाहता हूं कि इसी हुकूमत के जीत जाने से मजदूर काफी ज्यादा खौफजदा हो गए। कैंपों से लेकर हमारे बच्चे बाहर जो रोड पर खेत खलियान तक, कारोबारी अफराद तक शदीद फिक्र का शिकार हुए। तो मैं एनालिसिस और तजर्बात जो हालात हादरा को देखते हुए मौजूद है वो ये है कि बहुत ज्यादा फिक्रमंदी की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसने इलेक्शन कैंपेन के तौर पर ये सारा ड्रामा, ये सारा स्कूपा गिरफ्तारियां, डिपोर्ट और मुख्तलिफ चीजें बड़ी शिद्दत से इसलिए की क्योंकि इन्होंने यूनानी कौम से ये वादा किया हुआ था कि हम इमिग्रेंट्स को यहां से निकालेंगे। अब मैं समझता हूं कि शायद इन दिनों में थोड़ा बहुत ये चले, लेकिन 25 जून के बाद इसमें काफी ज्यादा बड़ी तब्दीली ये आ जाएगी कि मजदूरों को चूंकि लीगल करके काम को तकवीयत इन्होंने देनी है, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह खुदा ताला लीगल कंडीशंस में ज्यादा बेहतरी आ जाएगी और मजदूरों को काम पर लगाने का जो रास्ता है वो इस हुकूमत की मजबूरी है और ये उसको करने के लिए रास्ता कुशादा करेंगी। मैं ऐसे समझता हूं, मैं ऐसे देखता हूं हालात को, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो खैर का मामला होगा। परदेशी हम जो भी खैर हुकूमत आती है वो अपने मुल्क को पहले देखती है और बाद में फिर देखती है दूसरे मामला। तो ये हालात वाकया चल रहे हैं। शादाबाद रहे, 2 नंबरी से बचें और हर बच्चे को गुजारिश है बराए मेहरबानी अब 5 साल की पाबंदी लग जाती है और लुटने से बचना आपका हक है और मेहरबानी अगर आपकी बच ही जाए तो हर फर्द को तजवीज करता हूं कि बराए मेहरबानी ऑनलाइन स्कूल से लेकर मुख्तलिफ लैंग्वेज स्कूल है और फ्री स्कूल भी मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल प्लातिया में तक शुरू प्लातिया अवधि यात्रा को 22 में और थीवोन 52 के अंदर स्कूल है। 1 सेंट 1 पाई नहीं लगता। बराए मेहरबानी जुबान जरूर सीखें, एक ना सीखें 2 जुबानें सीखें, इंग्लिश और ग्रीक। ये आपकी तरक्की के लिए बड़ी जरूरी है, बड़ी अहम है। और रेगुलर मजदूरी के बजाय कारोबार और तजारत का रास्ता इख्तियार करें ताकि आपकी इसमें वुसअत हो और आपकी वुसअत फिर आपके घर को, आपके मुल्क को, आपके माशरे को, आपके लोगों को ज्यादा फायदा दे सके। जीते रहें शान से, ईमान से। अल्लाह की हिफाजत में, अल्लाह के हवाले। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।